बात करेंगे आज हम। अभी हमने पढ़ा हिमालय के बारे में। अब हिमालय के बाद वो जगह आ जाती जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मैदानी भाग। तो उसके नीचे का मैप में हम देख रहे हैं कि ये हिमालय का पूरा होने के बाद ये भी जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और ये राजस्थान का हिस्सा दिख रहा है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये क्या है? मैदानी भाग। इसमें चढ़ाई नहीं है। आप बस लेके जाओ, कार लेके जाओ, मोटरसाइकिल लेके, कहीं ऐसा लगता है यहाँ से लेके आप कन्नौज तक जाते हो, इधर तिरवा तक जाते हो कि कहीं आपको चढ़ाई है बहुत ऊंची, कहीं पुल उल हो तब थोड़ी ऊंची चढ़ाई हो, कहीं ऐसी तो चढ़ाई नहीं लगती, बहुत ऊंचे हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सपाट मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। वैसे तो इस हिमालय का कैसे निर्माण हुआ, वो कहते हैं यहाँ पर कभी सागर था, और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, बीच में ये सागर था। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिसक रहे हैं, तो यहाँ की मिट्टी उठ गई है, तो यहाँ कभी सागर था, ये हिमालय पर्वत बन गया। अब मैदान का निर्माण कैसे हुआ? तो मैदान का निर्माण ऐसे हुआ कि जो नदियाँ आती, पहले यहाँ खाई जैसी थी, गड्ढा था, तो नदियाँ आती तो वो अपने साथ जो मिट्टी काट काट के लाती उसके भरने से। इसीलिए हम लोग जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको कहते हैं गंगा यमुना का द्वाप, गंगा यमुना का क्षेत्र। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा उत्तरी का मैदानी भाग है, तो वहाँ से शुरू हो जाता, कहाँ से? शिवालिक श्रेणी से। शिवालिक पर्वत जहाँ खत्म हुआ वहीं से मैदानी भाग शुरू हो जाता। मैं अभी गया था जब उत्तराखंड पूर्णागिरि देवी दर्शन करने, तो मैं यहाँ से चलता गया खटीमा तक, और ये सब मैदानी भाग। फिर धीरे धीरे हमें दूर से पर्वत दिखने शुरू, पहाड़ियाँ दिखने शुरू हो गई। वो शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं थी, फिर भी हमें बहुत ऊंची दिख रही थी। तो हिमालय पर्वत तो कितना ऊंचा। तो ये जो मैदानी भाग है, तो शिवालिक श्रेणी जैसे ही खत्म होती है तो क्या होता है कि नदियाँ जो आती हैं वहाँ से, तो अपने साथ पत्थरों को तोड़ तोड़ के उनको जो है अपने साथ बहाकर लाती हैं। तो ये जो क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में, ये जो है छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जगह है। यहाँ पे मैदान में तुम्हें बहुत सारे कंकड़ पत्थर ही दिखेंगे। तो इसको बोलते हैं भावर एवं तराई। हिमालय के उतरकर मैदान आने वाली नदियाँ बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़ पत्थर, अन्य अवसाद बहाकर लाती हैं, और इसकी चौड़ाई जो है शिवालिक के सारे 8 से 16 किलोमीटर, मतलब शिवालिक खत्म होने के बाद 16 किलोमीटर तक यही कंकड़ पत्थर की जगह मिलेगी आपको। इसे भावर कहते हैं। और यहाँ पर आकर क्या, कंकड़ पत्थर के कारण नदियाँ यहाँ गायब, विलुप्त सी दिखती हैं, उनके नीचे नीचे बहती हैं, पता ही नहीं चलता कि यहाँ नदियाँ हैं। लेकिन जैसे ही मैदानी भाग आता है वैसे ही तुरंत वो नदियाँ दिखने लगती हैं। जैसे पानी बह रहा हो, उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर डाल दो तो पानी छुप जाता है। हाँ, और इसे भावर का क्षेत्र कहते हैं। जो कंकड़ पत्थरों का क्षेत्र है भावर, यहाँ नदियाँ पत्थर एवं अवसादों नीचे विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद भावर के ही सहारे नीचे दलदली और नमी क्षेत्र साथ में क्षेत्र तैयार होता है नदियों का, वो तराई कहलाता है। और भावर और तराई क्षेत्र में खेती कम होती है, जंगल हैं, और यहाँ पर जैव विविधता टाइगर रिजर्व में देखने गया था जब, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर एक वो केंद्र था, तो मैंने देखा टाइगर रिजर्व में ही। तो इस क्षेत्र में क्या है कि चूंकि खेती नहीं होती है, पेड़ हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर लिखा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में है। ठीक है, मैं पीलीभीत गया था। भावर एवं तराई का क्षेत्र आगे जाकर भारत के विशाल मैदान में मिल, और फिर पूरी तरह मैदान शुरू जिसपे हम लोग बैठे हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदान भाग स्थित है। विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक गंगा जी भी 25 किलोमीटर लगभग चलती हैं। तो ये पूरा कितना है? ये मैदान 2500 किलोमीटर, विश्व का सबसे बड़ा मैदानी भाग है ये। ठीक है, भारत में। और इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। और ये मैदान कैसा है कि इधर पश्चिम में ऊंचा है और पूरब में नीचा, तभी तो नदियां बह के इधर जाती हैं सारी। पश्चिम में ऊंचा है, ढाल किधर है? पूरब की ओर, तभी नदियां किधर जाती हैं? पूरब की ओर जाती हैं, क्योंकि उधर ढाल है। और गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाए। जितनी भी नदियां आती, इधर देखिए ऊपर सिंधु नदी आती है, गंगा नदी आती है, यमुना नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती,
तो ये अपने साथ साथ जो मिट्टी बहा के लाई, इससे ये क्षेत्र कैसा हो गया, बहुत उपजाऊ। ठीक है, और इसको हम लोग नदी तंत्र के आधार पर 3 हिस्सों में बांटते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र। अब सिंधु नदी तंत्र क्या, ये देखिए ये जो मैदानी भाग है, तो यहाँ का जो मैदानी भाग वो सिंधु नदी के द्वारा तैयार किया गया, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी। और जो बीच का मैदानी भाग है वो गंगा और यमुना नदी के द्वारा तैयार किया गया। और जो इधर का मैदानी भाग है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है, उसके द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, तो इस 3 भागों में बांटते इस मैदान को। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां बताई मैंने, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब में फैला है। उसके साथ साथ सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत, चीन का तिब्बत, चीन का नहीं कहते, तिब्बत स्वायत्त देश है, चीन अपना उस पर अधिकार जताता है। ठीक है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील है, यहाँ से बह के आती है सिंधु नदी। ठीक है, और उसके बाद गंगा नदी तो गोमुख से निकलती है। गंगा नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, और ये उत्तरी मैदान सबसे अधिक फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद, ग्लेशियर से। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसकी सहायक नदियां लोहित, दिबांग, तिस्ता। ये नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में। कहाँ पर, ये लाल रंग का दिख रहा है, इधर देखो, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो आ रही है, ये अरुणाचल प्रदेश और असम का जो क्षेत्र वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा तैयार किया गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है, वो भी उधर से ही आ रहा है। सिंधु नदी का जो था वो भी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट है। तभी मानसरोवर, एक उपन्यास भी है, मानसरोवर का बहुत महत्व है। मानसरोवर, पहले सब ये भारत का हिस्सा था, धीरे 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 आक्रांताओं ने और लोग नई नई संस्कृतियां आई, भारत से अलग कर दिया। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने कृषि मैदान ये बहुत उपजाऊ है। साथ ही पशुपालन के लिए आधारित उद्योग, यहाँ पर जानवर खूब पाले जाते हैं। भूमि समतल होने के कारण सड़क और रेल परिवहन पर्याप्त है, विकसित हुआ। पहाड़ियों में ऐसा थोड़ा ही है, पहाड़ियों में सड़क पे बसें ऐसे नहीं चलती जैसे यहाँ फर्राटा दौड़ाते हैं, ट्रेन ऐसे नहीं चलती, वहाँ बड़ा खतरा है, जमीन ऊंची नीची है, पतले सकरे रास्ते हैं। और नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनसे नहर निकालकर सिंचाई व जल परिवहन का विकास किया जाता है। तो ये था हमारा उत्तर का मैदान। ठीक है, जो राम और कृष्ण की भूमि कही जाती है। अब हम अगले भाग में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, महारो राजस्थान। ठीक है।